हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, पहले तो ये जानते हैं। उच्चारण की सरलता के लिए स्वरों, व्यंजनों या विसर्ग को आपस में जब मिलाते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। मीन्स स्वर से स्वर मिलाना या स्वर से व्यंजन या विसर्ग और स्वर या विसर्ग और व्यंजनों का मिलाना, उसको संधि कहा जाता है। संधि के मुख्य बातें क्या हैं अर्थात संधि का मुख्य नियम क्या है, इसको इस प्रकार देखेंगे। पहला है कि एक पद में संधि अनिवार्य है। अर्थात मान लो देव और औ लिखा है तो इसको हम अलग अलग देव और औ, देव औ नहीं लिखेंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे देव औ। इस प्रकार से अगर पद एक है तो उसको संधि करना आवश्यक है। दूसरी बात, धातु और उपसर्ग में संधि आवश्यक है। अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी धातु से पहले लगते हैं और उस धातु का अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो होते हैं जो धातु के बाद लगते हैं। तो उपसर्ग जो धातु से पहले लगते हैं, तो जो उपसर्ग धातु से पहले लगते हैं तो उनको धातु में जोड़ दिया जाता है, संधि कर दी जाती है। जैसे उप अगच्छत। अब उप और अगच्छत में उप उपसर्ग है और गम धातु है जिसका कि ये लंग लकार रूप है, तो इसको जोड़ देंगे, बनेगा उपागच्छत। इसको अलग अलग नहीं लिख के इसको जोड़ कर ही लिखेंगे। इसी प्रकार समास जहां पर है वहां पे संधि अनिवार्य है। समास जहां होगा वहां पे संधि जरूर होगी। जैसे शब्द है रमाया ईशा, रमा का स्वामी। रमाया ईशा, यहाँ पे षष्ठी भक्ति रमाया ईशा, रमा का स्वामी। इसको बनता है कैसे? रमा ईश। रमा ईशा तो हमने समास का विग्रह किया है, ये बनेगा शब्द क्या? रमा ईश। तो रमा ईश को हम इस तरह नहीं लिख के हम कैसे लिखेंगे? रमेश, संधि करके लिखेंगे रमेशहा। तो इस प्रकार से जहाँ समास है वहां पर भी संधि अनिवार्य है। अगला पॉइंट क्या है कि किसी वाक्य में अगर संधि की जाती है तो वो वक्ता की इच्छा पर निर्धारित है कि वो उसको संधि करके बोलता है या नहीं बोलता है। जैसे शब्द वाक्य रामः चलति। अब रामः चलति वाक्य में बोलने वाला रामः चलति बोल सकता है और उसको रामश्च चलति बोल सकता है। तो ये यहाँ पर ये इच्छा पर आधारित है कि इसको किस तरह से प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर ये संधि अनिवार्य नहीं है। अच्छा, अब संधि के भेद देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि मीन्स जहाँ पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल किया जाता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव आलय, यहाँ पर देव में यहाँ छोटा आ है, यहाँ बड़ा है, दो मिलके बन गए देवालय। तो ये हो गया स्वर संधि। क्यों? यहाँ पे स्वरों का आपस में मेल किया गया है। दूसरी है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो या व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो। व्यंजन संधि में दोनों हो सकते हैं, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है और व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल भी किया जा सकता है, तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल कैसे होगा? जैसे सत प्लस चित। अब यह सत जो है ता भी व्यंजन है और यहाँ चा भी व्यंजन, इन दोनों को जोड़ के बना है सच्चित। ये हो गया व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल। अब व्यंजन के साथ स्वर का मेल, तत् आगमन। अब यहाँ ता व्यंजन है, आ स्वर है, इन दोनों का मिलके बनेगा तद आगमनम। तो ये व्यंजन के साथ स्वर का मेल किया गया है। अगली है आपकी विसर्ग संधि, तीसरी। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के साथ स्वर का या व्यंजन का मेल जहां होता है वो विसर्ग संधि होती है। अर्थात जहां विसर्ग के संग स्वर मिला हो या विसर्ग के साथ व्यंजन मिला हो वो विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे मुनि ही आगता। अब यहाँ मुनि विसर्ग, मुनि में विसर्ग लगी है, विसर्ग के साथ यहाँ पे स्वर का मेल किया गया है।
ठीक है। तो विसर्ग के साथ जहाँ स्वर का मेल होगा वहां पर विसर्ग के स्थान पर रा आ जाएगा, बन गया मुनि रागता। ठीक है, मतलब विसर्ग के बाद अगर स्वर आएगा तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, और विसर्ग के साथ अगर व्यंजन का मेल किया जाएगा जैसे रामः चलती, तो विसर्ग के स्थान पर शा आ जाएगा, रामश चलती बनेगा। यहाँ पे दो बातें हुई, विसर्ग के साथ स्वर मिलेगा तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, विसर्ग के साथ व्यंजन मिलेगा तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। ये याद रखना है। अब हम शुरू करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि में पहली संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहती है? जहां पर आ ई उ रिर और रिर स्वरों के बाद कोई भी समान स्वर आता है, मीन्स आ से लेकर रिर तक ह्रस्व या दीर्घ, छोटे या बड़े स्वरों के बाद कोई भी समान स्वर आता है तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब यहाँ पर रिर जो है वो छोटी भी है और रिर बड़ी भी है। ये रिर बड़ी जो है केवल संस्कृत में ही होती है, संस्कृत की वर्णमाला में। तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। इस संधि को हम इन उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है सुख अंत। अब यहाँ छोटा आ और छोटा आ मिलके बन गया बड़ा आ, सुखांत। इसी प्रकार हिम आलय या छोटा बड़ा मिलके हिमालय। तथापि बड़ा और छोटा मिलके तथापि। नदी ईश्वर, यहाँ दोनों बड़ी ई है और ये बन के भी बड़ी ई बन गई नदीश्वरा। इसी प्रकार गुरु उपदेश, ये दोनों छोटे ऊ है मिलके बन गए गुरु उपदेश। ऊ हमेशा याद रखिएगा, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। इसी प्रकार ऋण का देखेंगे, मातृ ऋणम, ये दोनों ऋण मिलके बन गए मातृणम, बड़ा ऋण बन गया। होत्र रिद्धि, दोनों ऋण मिलके बन गए होत्र रिद्धि। अगला है होत्र लकार, ये दोनों ऋण मिलके बन गए होत्रिकार। यहाँ पर ऋ का लोप हो जाएगा और होत्रिकार दोनों ऋण बन जाएंगे। इस प्रकार से ये आपकी हुई दीर्घ संधि, जो कि सबसे सरल है स्वर संधि में, सबसे सरल संधि है दीर्घ संधि। अगली संधि है आपकी यड़ संधि। यड़ संधि क्या कहती है? इसका सूत्र है इको यड़ची। ये कहती है छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी रिर और बड़ी रिर या फिर ली, इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर मीन्स ई के बाद आ जाए, ओ आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, ऊ के बाद कोई और असमान स्वर, ऊ से भिन्न कोई भी स्वर आए, रिर या रिर से भिन्न कोई स्वर आए और ली से भिन्न कोई भी स्वर आता है, तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, रिर के स्थान पर चाहे बड़ी हो या छोटी रा हो जाएगा और री के स्थान पर ला हो जाएगा, जो कि हलंत है। इस प्रकार से छोटी या बड़ी ई के बाद या, छोटे या बड़े ऊ के बाद वा, रिर छोटी या बड़ी के बाद रा और री के बाद ला आदेश हो जाएगा। जैसे शब्द है प्रति एकम। अच्छा, और एक और बात ये आदेश होगा इन्हीं शब्दों, इन्हीं अक्षरों के स्थान पर, इन्हीं स्वरों के स्थान पर। जो यहाँ पे स्वर आएगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे पिछले दीर्घ संधि में अपने पढ़ा था कि दोनों स्वरों के स्थान पर आदेश होता है, तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर नहीं होगा, बल्कि ई ऊ रिर या ली के स्थान पर या वा रा और ला आदेश होगा, और जो इधर असमान स्वर है वो उसमें जुड़ जाएगा। जैसे शब्द है प्रति एकम। अब प्रति एकम में प्रत में से ई अलग कर दी, ता हलंत हो गया, ई के स्थान पर होगा या आदेश, तो ई के स्थान पर या आदेश हो गया और इसमें एकम जुड़ जाएगा, तो ताधा और याधा, या में ए जुड़ गया, बन गया प्रत्येकम। ताधा या में ए लग के बन गया प्रत्येकम। अगला देखेंगे इसी प्रकार से शब्द है इत्यादि। अब इति में से ता हलन करके ई अलग कर देंगे, या रह गया, ई के स्थान पर या आदेश आ गया और आदि बन गया इत्यादि। ठीक है, आपने इसको इस तरह नहीं लिखना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया है। इत्यादि आएगा तो आप इत्यादि लिखेंगे। ठीक है, अगला है प्रति उपकार। इसमें भी ई के स्थान पर या आदेश हो गया और ऊ जुड़ गया, बन गया प्रत्युपकार।
अब देखेंगे वा का सु प्लस आगतम। अब सु में आ ऊ है, सा में से ऊ निकाल देंगे, ऊ को हो गया वा आदेश, सा हलंत रह गया मीन्स आधा रह गया, तो बन गया स्वागतम। वा में आ मिल गया स्वागतम। भू आदिगण, भा में से ऊ निकाल दिया बड़ा ऊ, उसके स्थान पर गया वा आदेश, आदिगण जुड़ गया, शब्द बन गया भवादिगण, क्योंकि भा आधा है, वा में आ मिल गया भवादिगण शब्द बन गया। तो भू आदिगण का क्या बना भवादिगण। इसी प्रकार है पितृ आज्ञा। अब पितृ आज्ञा में क्या है, ता हलंत हो गया, ऋण निकाल दी, ऋण के स्थान पर रा आदेश हो गया, ता और रा मिलके क्या बन गया त्रा, तो बन गया पितृ आज्ञा। इसी प्रकार मात्र आदेश, मात में से ता हलंत हो गया, ऋण निकाल दी, ऋण के स्थान पर रा आदेश हो गया, ता और रा मिलके मात्र बन गया मीन्स त्रा बन गया मात्र आदेश। इसी प्रकार अगला है आपका ली आकृति। ली के स्थान पर ला आदेश हो गया और ला में आ मिल गया, बन गया लाकृति। तो इस प्रकार से ये हुई आपकी यण संधि। अगली आपकी संधि है गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि का नियम है आ छोटे आ या बड़े आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ऊ या ऊ, ऋर और ऋर या ऋ आता है, तो इन दोनों के स्थान पर ई आने पर ए हो जाएगा, आ के बाद ऊ आने पर ओ हो जाएगा, आ के बाद ऋर आने पर अर आदेश हो जाएगा और आ के बाद ऋ आने पर अल आदेश हो जाएगा। मीन्स जैसे पिछली यण संधि में था, यण संधि में क्या था कि ई और ऊ को या वा, ऋर को रा और ऋ को ला आदेश था। यहाँ पर दोनों के स्थान पर चेंज होगा। मीन्स जो पहले स्वर है आ और बाद में ई है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, पहले आ बाद में ऊ है दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, पहले आ और बाद में ऋर है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा, और पहले आ बाद में ऋ है तो दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ छोटा हो या बड़ा और इधर भी कोई स्वर छोटा हो या बड़ा तो आदेश सेम ही रहेगा, दोनों के स्थान पर यह आदेश होगा। अब इस नियम को इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे नर इंद्र, अब यहाँ नर में आ है, आ के बाद ई आया है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बन जाएगा नरेंद्र। उप इंद्र आ और ई मिलके उपेंद्र, महा इंद्र बड़ा आ और ई मिलके महेंद्र। तो इस प्रकार इन दोनों के स्थान पर चेंज होगा और दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखेंगे, आ के बाद ऊ आया तो आ और ऊ की जगह क्या हो गया ओ आदेश, बन गया पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। इसी प्रकार हित प्लस उपदेश, अब यहाँ आ है इसके बाद ऊ है, दोनों मिलके हो गए हितोपदेश। इसी प्रकार गंगा उदकम, आ और ऊ मिलके बन गए गंगोदकम। इस प्रकार आ और ऊ के बाद आ और ऊ आने पर, आ के बाद ऊ आने पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अगला देखें नियम सप्त प्लस ऋषि। अब सप्त और ऋषि, तो आ यहाँ पर है और ऋ यहाँ पर, आ और ऋ दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा अर आदेश। ठीक है, तो यहाँ से आ हट जाएगा और ये अर आदेश हो जाएगा, तो सप्त हलंत हो गया क्योंकि आ हट गया और ऋ भी हट गया, तो हलंत आ में ये आ मिल जाएगा जो कि अर आदेश था, तो ये आ पूरा फिर से हो गया सप्त, और रा चूंकि आधा है हलंत है तो ये शा के ऊपर आ जाएगा, बनेगा सप्तर्षि। इस बार ग्रीष्म ऋतु, अब माँ में से आ हट के और इधर से ऋ हट गया तो अर आदेश हो गया, तो माँ में आ मिल गया क्योंकि माँ से आ पहले हट चुका है, उस आ और इस ऋ के स्थान पर अर आदेश हुआ है तो बन गया ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि रा आधा है वो ता के ऊपर चला जाएगा, ग्रीष्म ऋतु शब्द बन गया। इसी प्रकार धन रिद्धि, अब इस आ और इस ऋ के स्थान पर अर आदेश हो गया, बन गया धनर्धि, क्योंकि रा आधा है वो धा के ऊपर दा के ऊपर चढ़ जाएगा। अगला देखें तब प्लस ऋकार। अब तब ऋकार में इस आ और इस रा के स्थान पर अल आदेश हो गया
तो ये बन गया तबलकार, क्योंकि ला आधा था तो ला आधा रह जाएगा, बन गया तबलकार। इसी प्रकार शाला प्लस लिकार, तो शाला का आ है उसका लोप हो जाएगा और इधर री हट जाएगा। इस बड़े आ के स्थान पर अलादेश हो जाएगा, तो जब बड़ा हट गया तो शाल में ला हलंत रह गया, इसमें आ मिल गया ये, और ये ला आधा रह गया, बन गया शालल का रहा। इस प्रकार से ये आपकी हुई गुण संधि। अगली संधि है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहती है कि छोटे आ और बड़े आ के बाद अगर छोटी ए या बड़ी ए आती है तो इन दोनों के स्थान पर बड़ी ए हो जाएगी, और छोटे आ बड़े आ के बाद अगर छोटा ओ या बड़ा ओ आता है तो इन दोनों के स्थान पर बड़ा ओ हो जाएगा, मीन्स औ हो जाएगा। ये वृद्धि संधि है। मीन्स आ के बाद ए आती है तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगी, और आ के बाद ओ या औ आता है तो इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। इसको हम उदाहरण समझेंगे। जैसे 1 + 1, अब यहाँ आ के बाद ए आई है तो इन दोनों के स्थान पर आई हो जाएगी, ए कई कहा बन जाएगा। जैसे कृष्ण + एकत्वम, ये आ और ये ए इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, आई हो जाएगी, कृष्ण एकत्वम बन जाएगा। इसी प्रकार महा और ऐश्वर्यम, ये बड़ा आ ये बड़ी ए है, इन दोनों के स्थान पर बड़ी ए हो जाएगी, बन जाएगा महेश्वर्यम। ठीक है, मीन्स आ और ए दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। इसी प्रकार तंडुल + औदनम, अब यहाँ आ के बाद ओ आया है तो इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, बन जाएगा तंडुल औदनम। इस प्रकार महा औषधि, तंडुल औदम किसको कहते हैं, तंडुल कहते हैं चावल को, ओदन कहते हैं भात को। तंडुल औदम मीन्स चावलों का भात। अब महा औषधि, आ के इस बाद ओ आया है तो ये बन जाएगा औ, महौषधि बन जाएगा। इस प्रकार जन औत्सुक्यम, इस आ के बाद औ आया है तो दोनों के स्थान पर ही औ आदेश हो जाएगा, जन औत्सुक्यम बन जाएगा। इस प्रकार ये हुई आपकी वृद्धि संधि। अगली संधि है अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहती है कि ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, अर्थात इनसे भिन्न स्वर आए, तो ए के स्थान पर आए, ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। मीन्स ए की जगह ऐ हो जाएगा, ऐ की जगह आए, ओ की जगह अब और औ की जगह आव हो जाएगा। इसको हम उदाहरण समझेंगे। जैसे शे + अनम, अब शे में शाह है, शाह में ए है, एक को ए आदेश हो गया, शाह हलंत रह गया और उसमें आ मिल गया, बन गया शयनम। जैसे ने के पास अनम, ना में से ए निकल गया, ना हलंत रह गया, ए को ए आदेश हो गया, बन गया नयनम। इसी प्रकार मुने + ए, अब मुने के ए के स्थान पर ए आदेश हो गया, बन गया मुनये। इसी प्रकार अब आए का देखेंगे। नई के बाद अक है, आ है, तो ना के बाद ना के में से आई निकाल दिया, आई को आए आदेश हो गया, ना हलंत हो गया, ना में ये आ जुड़ जाएगा और इस या में ये आ जुड़ जाएगा, बन जाएगा नाय कहा। जैसे गई अनम, अब गई में गा हलंत है, उसमें से आई निकाल दिया, आई को आय आदेश हो गया, गा में आ मिल गया, गाय बन गया, या में ये आ मिल के बन गया गायनम। इसी प्रकार गई अका, आई के बाद आ है तो आई को आय आदेश होकर बन गया गाय कहा। अगला देखेंगे पो + अना, अब यहाँ पा में से ओ निकाल दिया, ओ को अब आदेश हो गया, तो इस पा में आ मिल गया और वा में या मिल के बन गया पवनहा। इस प्रकार पो इत्रम, पा में हलंत हो गया, ओ निकाल दिया, ओ को अब आदेश हो गया, पा में ये आ मिल गया, पा पूरा हो गया और वा में ई मिल के बन गया पवित्रम। इस प्रकार पो इत्रम बन गया पवित्रम। इसी प्रकार विष्णु + ए, ओ के बाद ए आया है तो ओ को अब आदेश हो गया, बन गया विष्णवे।
ये तो हो गया अब का। अब हम देखते हैं आव। औ के बाद आ आया है तो पा, पऊ प्लस अका। इस औ के बाद आ आया है तो पा में से औ निकाल दिया, औ को आव आदेश हो गया, पा में आ मिल गया, पा बड़ा बन गया, और वा में ये आ मिल गया, बन गया पाव कहा। तो पऊ अका मीन्स पाव कहा। इसी प्रकार नौ अम। अब ना और औ, ना में से औ हटा दिया, औ को आव आदेश बन गया नाव। अब वा में या मिल गया, बन गया नावम। इसी प्रकार द्वौ प्लस ऐतौ। अब औ में ए मिल गया तो औ के स्थान पे आव आदेश हो गया, द्वा ऐसे ही रह गया, द्वा में औ है, औ को आव आदेश हो गया, ये बन गया द्वाव। वाह हलन था, वाह में ए मिल गया, बन गया द्वावेतो। ये हुई आपकी अयादि संधि। अगली है आपकी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या कहती है कि पद के अंत में जो ए या ओ आता है, छोटी ए और छोटा ओ आता है, उसके बाद अगर छोटा आ आएगा तो उस आ को पूर्व रूप हो जाए। पूर्व रूप मीन्स आ के पहले अगर ए है तो आ को ए हो जाएगा, आ के पहले अगर ओ है तो आ को ओ हो जाएगा, तो पूर्व रूप हो जाएगा, और उसकी जगह, आ की जगह अवग्रह का निशान लगाया जाएगा। कैसे? ऐसे हरे अब हरे में, हर में ए है, ठीक है, ए के बाद आ है, तो इस आ को ए आदेश हो जाएगा, बन गया हरे, और इस आ के स्थान पर अवग्रह का निशान आ जाएगा, तो ये बन गया हरे अब। इसी प्रकार लोके अस्मिन, ए के बाद आ है तो लोके आ को पूर्व रूप में ए हो गया और आ के स्थान पर अवग्रह आ गया, बन गया लोके अस्मिन। इसी प्रकार हरे यत्र, यहाँ ए के बाद आ है, बन गया हरे यत्र, आ के स्थान पर अवग्रह हो गया और आ को पूर्व रूप हो गया। अगला है विष्णु अब। विष्णु ओ के बाद आ है तो आ को पूर्व रूप में ओ आदेश हो गया और आ के स्थान पर अवग्रह आ गया। अवग्रह का हमेशा याद रखेंगे, अवग्रह के ऊपर लाइन कभी भी नहीं खींचनी है, अवग्रह ऐसे ही बनेगा। सो अहम, ओ के बाद आ है, बन गया सो अहम, ये बन गया सो अहम, आ के स्थान पर अवग्रह आ गया और आ को पूर्व रूप हो गया। यह है आपकी पूर्व रूप संधि। अगली संधि है, और इस स्वर संधि की अंतिम संधि है पररूप संधि। पररूप संधि क्या कहती है? उपसर्ग के आ के बाद, छोटे आ के बाद छोटी ए या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु आती है तो उस उपसर्ग के आ को पररूप, अर्थात जो बाद की धातु का ए या ओ है वो हो जाता है। मीन्स उपसर्ग के आ का लोप हो जाएगा और जो धातु का ए या ओ रहेगा वही रह जाएगा। कैसे? शब्द है प्रा एजते, प्रा उपसर्ग है, एज धातु है, इज धातु का एजते बना है, तो प्रा और ए, पा में, प्रा में आ है, तो आ के बाद ए आने से क्या हो गया, इस आ को पर रूप में, इस बाद का रूप हो गया और ए लग गया, तो ये बन गया प्रेजते। इसी प्रकार उप उपसर्ग है, इसमें आ है, इसके बाद ओ आया है, ओषति, ओष धातु आई है, तो इस ओ के आने के कारण इस उप उपसर्ग के जो आ है इसका पर रूप में इस बात का रूप हो जाएगा, अर्थात इसको ओ आदेश हो जाएगा और बन जाएगा उपोषति। इस प्रकार से यह आपकी स्वर संधि यहाँ पर समाप्त हुई। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।